नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है। तमिलनाडु में भी मतदान है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि लोकतंत्र में मतदान को सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, चुनाव को सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। लेकिन 27 लाख लोग बाहर बैठकर इस पर्व को देख रहे हैं और उनके मन में एक ही टीस है कि वो भारत के, उनमें से बड़ी संख्या में भारत के नागरिक होते हुए वो वोट नहीं दे पा रहे। उनमें से सिर्फ 134 लोग इस बार, 147 केस जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने अप्रूव किया है। बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष सर, बड़ा महापर्व है लोकतंत्र। पहले चुनाव से ये कोशिश की जाती रही है देश में कि एक भी मतदाता छूटे ना, लेकिन इस बार तो सर लाखों छूट गए और लाखों इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। देखिए विक्रांत, मुझे लगता है महापर्व कहना थोड़ा सा गलत होगा। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व तो वाकई में पोलिंग होता है, लेकिन मैं उसको एक त्रासदी के तौर पर देखता हूँ, एक दुखांत के तौर पर देखता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि एक भी आदमी जो एलिजिबल वोटर है, जो योग्य मतदाता है, वो नहीं छूटना चाहिए। और अभी तक जो हमें सिखाया गया, जो हमें पढ़ाया गया, जो हम समझ पाए, वो यही था कि इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर छूटने ना पाए। और इसलिए लगातार जो हमारी जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट करने की कोशिश की जाती है और लगातार उसमें नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब 27 लाख वोटर को कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। और ये वो लोग नहीं है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल ये इनमें से ज्यादातर मृत पाए गए, या फिर जो ज्यादातर दो जगह पे जिनके 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 नाम थे, या जो इस देश के नागरिक नहीं थे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई, यानी एक तार्किक विसंगति पाई गई। यानी 2000 जो इलेक्शन कमीशन ने अपना नियम बनाया था कि 2002 के रिवीजन में जिन लोगों के नाम होंगे वोटर लिस्ट में, उन्हें किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यानी वो ऑटोमेटिकली भारत के वोटर मान लिए जाएंगे, उनके बारे में किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। उसके ऐसे लोगों को जिनके नाम 2002 की लिस्ट में थे, उनको आपने एक डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आपने जो नियम थे उस नियम को बदल दिया, आप उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको हम क्या माने कि बड़ा सब कुछ बहुत सुखद हो रहा है, एक पर्व के तौर पर हो रहा है, इस पे खुशियां मनाई जानी चाहिए। अरे एक दो लोग होते तो चलो मैं मान लेता उनकी बातों को। और जब ये लिस्ट आई थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 21 तारीख तक और 27 तारीख तक अगर जिनके नाम ट्राइब्यूनल से क्लियर हो जाएंगे उनके नाम उसमें डालिए। दुखद बात यह थी कि उस ट्राइब्यूनल का गठन ही नहीं हुआ, उसकी बिल्डिंग का पता नहीं था, उसके दफ्तर का पता नहीं था। और तो क्या यह माना जाए ये सब जानबूझ के किया गया? क्यों जानबूझ के किया गया? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि वोटर लिस्ट अपडेटेड नहीं है। बिना अपडेटेड वोटर लिस्ट के, यानी वोटर लिस्ट इनकम्प्लीट है, बिना कंप्लीट वोटर लिस्ट के चुनाव किए जा रहे हैं। ये अपने आप में अस्वाभाविक है, एक्सेप्शनल है, खतरनाक है। लेकिन इससे ज्यादा दुखद यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पे दखल देना चाहिए था और साफ तौर पे कहना चाहिए था कि ये जो 27 लाख लोग हैं, इनको वोटिंग राइट्स दिया जाना चाहिए। अगर इनको लेके किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी आपकी नजर में है, तो आप चुनाव के बाद इस बारे में फैसला करिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा किया। उन्होंने कहा कि हम आपको डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर आप एक बार वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। ये जो कैजुअल अप्रोच है, सुप्रीम कोर्ट का काम है भारत के नागरिकों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा करना, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। और अगर वोट आदमी नहीं दे सकता है, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा कैसे लेगा? तो इसलिए मुझे इलेक्शन कमीशन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के रवैये ने मुझे निराश किया है। और इससे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को हम पर्व कैसे और किस मुंह से कह सकते हैं। मेरी नजर में यह पर्व नहीं है, यह अपने आप में त्रासद है
और ये इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मैं बिल्कुल यही आना चाहता था सर कि सरकारें तो बम्बम है, सरकार एकदम बम्बम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी केवल चिंता जताए और ये कहे कि चुनाव के बाद इसे देखेंगे, और एक बार वोट ना डाल दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अगली बार आप डाल लेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा तो फिर कौन लोगों के अधिकार बचाएगा? क्योंकि आजादी के बाद एक यही अधिकार बचा है सर, जो आपके पास भी उतना ही कीमत का है जितना मेरा वोट है और जितना इस देश के किसी बड़े आदमी का है, चाहे वो उद्योगपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी बीच में नहीं बचा तो क्या करेंगे सर ये 27 लाख लोग जिनके वोट का अधिकार छीना गया है? कोई रास्ता ही नहीं बचा इनके सामने तो। देखिए देखिए विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट इस देश की एक बहुत मजबूत संस्था थी, और मैं मानता हूं कि अभी भी एक बहुत मजबूत संस्था है। हम सब लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, बिल्कुल। और ये जो न्यायपालिका के सम्मान को लेके जो लोगों के अंदर आम सहमति बनी हुई है, ये टूटना नहीं चाहिए। और ये भरोसा अब मुझे टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और लोगों के मन में ये बात अगर बैठने लगेगी, मैं नहीं जानता कितना सही है कितना गलत है, अगर लोगों के मन में यह धारणा बैठने लगेगी, चाहे किसी भी कारण से धारणा बैठी हो, कि अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था कि जिनको हम गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान को बचाने की, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सरकारें दुनिया में हर देश में वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है, और इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था में सरकार की मनमानी को रोकने के लिए, उनके गैर संवैधानिक काम को रोकने के लिए, उनके इलीगल काम को रोकने के लिए ही उनकी जवाबदेही संसद के माध्यम से जनता में तय की गई है, और साथ ही साथ उन पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम संस्थान पैदा किए गए हैं। सरकारें फाइनेंशियल गड़बड़ी ना करें इसलिए कैग बनाया गया है। सरकारें अगर खुद खुद चुनाव कर लेती तो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया जाता। सरकारें अगर जनता के प्रति खुद अकाउंटेबल होती तो संसद नहीं होती। सरकारें अगर कानून का पालन करती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। ये जो और सरकारें अगर लगातार अच्छा काम करती होती तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। क्योंकि सरकार नाम की जो चीज है, जो वस्तु है, इसकी इंटेग्रिटी अपने आप में डाउटफुल है। इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। इसीलिए जुडिशरी, इसीलिए पार्लियामेंट, इसीलिए राष्ट्रपति, इसीलिए कैबिनेट, इसीलिए अपोजिशन, इसीलिए कैग, इलेक्शन कमीशन, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसीलिए बनाई गई है। नहीं तो एक जमाना तो था जब राजा ही न्यायपालिका होता था, राजा ही कार्यपालिका होता था और राजा ही कानून बनाता था। तो इन तीनों को क्यों अलग किया गया? जो 1776 में जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जब संविधान बना, तो एक सवाल उस संविधान लिखने वाले टॉमस जेफरसन से पूछा गया। टॉमस जेफरसन दरअसल अमेरिका में सेकंड उपराष्ट्रपति थे और थर्ड राष्ट्रपति थे। उनसे सवाल पूछा गया, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन स्टेट एंड मीडिया व्हाट विल यू डू? पूछा गया, विल यू हैव अ स्टेट विदाउट मीडिया और मीडिया विदाउट स्टेट? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आई वांट टू हैव मीडिया विदाउट स्टेट। इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्टेट के खिलाफ थे, उनकी प्रेफरेंस ये थी। तो मीडिया भी इसीलिए है क्योंकि उस सरकार को लगातार सचेत रखे, सरकार को गलत काम करने से रोके। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, या अगर ये परसेप्शन बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब है, मैं तो ये सुन के हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है, इस बार अगर आप वोट नहीं दे सकते तो अगली बार हम आपको डिसएनफ्रेंचाइज थोड़ी कर रहे हैं। तो कल फिर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है कि बिना चुनाव कराए ही हम एक बार में सरकार चुनवा देते हैं, अगली बार चुनाव कर लेंगे। फिर तो देन वेयर इज द लिमिट? हाँ बिल्कुल, वेयर इज द रेड लाइन? तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये से बहुत निराशा होती जा रही है। और अब इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होगा, मैं संस्थान की बात कर रहा हूं जी। संस्थाएं अगर जिंदा रहेंगी, संस्थाएं अगर ईमानदार होगी, संस्थाएं अगर जैसा कि कहा गया कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, क्यों कहा गया? और खासतौर पर जुडिशरी, जिनका काम तो पंच परमेश्वर का है, जिनको ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, उनको तो सीधे देखना है और न्याय करना है।
तो जब न्याय के सिंहासन से अगर न्याय ना होता हुआ दिखे, ऐसा लोगों को महसूस हो, तो फिर ये बहुत खतरनाक स्थिति होती। और मुझे लगता है कि जो 27 लाख लोगों के नाम काटे गए और बिना वोटर लिस्ट को कंप्लीट किए चुनाव कराया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। या तो इस चुनाव को टाल देना चाहिए, या फिर इस बात को कहना चाहिए कि भाई अभी जितने भी लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम 2024 के लोकसभा के चुनाव में थे, उन सबको वोटिंग राइट्स दिया जाए। और वो अगर वोटर लिस्ट को ठीक करना है तो चुनाव के बाद उसको ठीक करने की प्रक्रिया करिए। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के बल्क में, थोक में आप लोगों के नाम काट दीजिए और उनके वोटिंग राइट्स को उनसे ले लीजिए। बिल्कुल। और आम आदमी को तो सर आज भी लगता है कि कहीं से न्याय ना मिले, कचहरी जाकर उसे न्याय जरूर मिलेगा। थोड़ा सा सर, आज वोटिंग क्योंकि चल रही है, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, अच्छी मतदान की प्रतिशत है, तो किस तरीके से मतदान को देखा जाए, क्योंकि आप लगातार देख भी रहे हैं और टीवी चैनलों पर बैठे हुए हैं, तो तमाम चीजों को आप करीब से देख सुन रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त जो मैं हालांकि गया नहीं हूं, जी। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से इस बार वोटिंग पहले की तुलना में ज्यादा होने की संभावना है। परसेंटेज ज्यादा है। क्योंकि एसआईआर की वजह से भले ही बिहार के अंदर या बिहार के जो हमारे नेता थे वो उसको उसको इमोशनल कलर नहीं दे पाए, लेकिन ममता बनर्जी ने कम से कम एसआईआर के मसले को लोगों से इमोशनली जोड़ने की कोशिश की है। और और वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो खुद पेश हुई, हाँ। और लगातार वो इसको लेकर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लोगों के बीच में लगातार जा रही हैं। तो वो दरअसल ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे जितने बस में है, मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूं। और और यहां कोशिश ये हो रही है, जो इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे किया जा रहा है, सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी माफ करिएगा ममता बनर्जी के खिलाफ होगी या रही होगी, उसको काफी हद तक एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना के उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। देखिए, सवाल सिर्फ 27 लाख लोगों का नहीं है कि जिनके नाम काट दिए गए, या सवाल उन 67-68 लाख लोगों का नहीं है जिनके नाम कट गए। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित और परेशान था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बंगला हो, चाहे गैर बंगला भाषी हो, कि अगर उनका वोटिंग राइट्स अगर उनसे छीन जाएगा, अगर उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर हो सकता है उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए, हो सकता है उनको भारत का नागरिक न माना जाए। और इसलिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मेरे घर के लोग जो हैं वो भाग भाग के जो दूसरे शहरों में रहते थे छुट्टियां लेके, बहुत गरीब लोग थे, वो खुद छुट्टियां लेके दूर गए, उन्होंने 2-3 बार गए, उन्होंने अपने नाम को वोटर लिस्ट में इंश्योर कराया। ये जो परेशानी है, ये हमको और आपको उतनी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम आप एक दो लोगों को फोन कर देते हैं और हमारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, जिसके पास सिर्फ एक ही तो अधिकार है, वोट देने का हाँ, अधिकार, बिल्कुल। वोट देने का अधिकार। आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप चले जाइए, जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कोठरियों में रहने वाले लोग हैं, उनमें कितने प्रतिशत जाके वोट डालते हैं। लेकिन अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में चले जाइए, जहां जिंदगी एकदम दुश्वार होती है, वहां आप देखेंगे 100% या कम से कम 90%, 85% तक वहां पोलिंग होती है। तो गरीब को एक ही दिन अपने अधिकार को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, बाकी तो रोज उसके साथ उसका अपमान होता है, सड़क चलते अपमान होता है। क्या वो किसी पुलिस थाने में जा सकता है? पुलिस वाला उसको हर जगह अपमानित करने का काम करता है। हमारी जो तमाम संस्थाएं हैं वो लगातार अपमानित करने का काम करती है। एक ही दिन उसको मौका मिलता है अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का, और वो भी अगर आप उससे छीन लेंगे तो उसके अंदर एक एलिनेशन पैदा होगा। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के समय में जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं, उससे लोगों के मन में एक नाराजगी, एक असंतोष पैदा हो रहा है। और ये असंतोष अगर एलिनेशन में बन गया, तो फिर इसका जो ठीकरा किसके सर फूटेगा, मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये ठीकरा फूटेगा जरूर, और ये वाकई में बहुत नुकसान करेगा। सर, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में हुमायूं कबीर की मीडिया में बहुत बातचीत हुई, फिर उनका स्टिंग भी सामने आया। आज भी हुमायूं कबीर छाया हुआ है, भले ही वो कोई फैक्टर हो वहां पर या ना फैक्टर हो, लेकिन मीडिया में तो छाया हुआ है। देखिए, अब इस पे आप मुझसे क्यों ज्यादा बुलवाना चाहते हैं? ये जो जो बेवकूफी की जा रही है, ये जिस तरीके से सरकार का भोंपू बन के उनके नैरेटिव को चलाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत तकलीफ देह है। आपने कितनी बार ये सुना कि जो 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 हुमायूं कबीर का जो जो स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था उनको 1,000 करोड़ हाँ। रुपए देने की पेशकश की गई, और 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए उनको दे भी दिए गए, और उसमें बीजेपी का नाम आया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम आए, कुछ कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम आए कि उनके साथ हमारी मीटिंग हो गई तो इन लोगों ने इस तरीके से बात की। क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया? अगर अगर वो इन्वेस्टिगेशन होता तो क्या वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसमें एफआईआर दर्ज करके बाकायदा उसकी बहुत मजबूती के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन करते? और अगर ये साबित हो जाता कि 1,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसका ट्रांजैक्शन हुआ बाबरी मस्जिद को वहां बनाने के, बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद को खड़ा करने के लिए, आप सोचिए समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में किस तरीके से नया तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। और अगर ये तनाव खुदा ना खास्ता अगर गलती से अगर कहीं कुछ कम्युनल राइट में तब्दील हो जाता तो क्या होता? फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? लेकिन कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। उल्टे अब क्या किया जा रहा है आप देख लीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि दरअसल इस पूरे चुनाव में जो मुझे, मैं दूर से बैठ के देख रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे पूरे बंगाल को आपने एक तरीके से पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। वहां का 450 अफसरों को आपने ट्रांसफर किया है, चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया, डीजीपी को ट्रांसफर किया, होम सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया, कमिश्नर को ट्रांसफर किया, एक कोई डीसीपी है उनके घर पे छापे डाले गए, जिसने ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव किया उनके ऊपर आईटी इनकम टैक्स के छापे छापे डाले गए हैं। जो जो संस्था ममता बनर्जी की पार्टी की चुनाव में मदद कर रही थी, आईपैक, उसके 11 जगह छापे डाले गए 11 अप्रैल को, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, तमाम जगह पे। और उनके जो डायरेक्टर उनको 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचिए वो पार्टी क्या करेगी? आपने तो उस पार्टी की पूरी चूल्हे हिला दी पूरी तरीके से। अब वो गलत है, सही है, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मैं तो ये सवाल करता हूं कि इस तरीके की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं होती है? आईपैक को क्यों क्यों किया आपने? फिर आपने वहां 2 लाख सीआरपीएफ के लोगों को नियुक्त कर दिया। 2 लाख, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? और इसलिए जो जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा चुनाव, इस बंगाल के इस चुनाव को एक नई प्रयोगशाला के तौर पर यूज किया जा रहा। अगर ये प्रयोग यहां कामयाब हो गया तो फिर इसको पूरे भारत में लागू करने की कोशिश की जाएगी, पूरे भारत में इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी, जो दरअसल लोकतंत्र की जड़ों को पूरी तरीके से हिला देगा और जो लोगों के मन में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो जो भरोसा है वो टूटेगा। ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। आज आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस होता है? पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है, जब भारत की आजादी की लड़ाई में कहीं से सुगबुगाहट नहीं हो रही थी, तब पश्चिम बंगाल ने सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। राजा राममोहन रॉय जैसे लोग वहां पे थे, वहां पे विवेकानंद स्वामी, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तमाम बड़े बड़े लोगों ने आवाज बुलंद की। जो आवाज पश्चिम बंगाल से निकली वो आवाज भारत की आजादी को लड़ाई में एक बड़े भूचाल के तौर पर पैदा हुई, जिसको महात्मा गांधी ने दिशा दी आगे चल के, और देश आजाद हुआ। आप उस पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहे हैं कि वहां वायलेंस होता है। अगर क्योंकि वहां पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, मैं मान सकता हूं कि वहां बदमाशी हो रही होगी, बट क्या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोग बदमाशी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल एकदम राजा हरिश्चंद्र है, एकदम सीधे हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही पश्चिम बंगाल को लेके या ममता बनर्जी को लेके, आप दरअसल एक पूरी की पूरी एक संस्कृति को, एक प्रदेश को आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इस तरीके से। आपने बिहार के बारे में क्या राय बना दी थी? जंगल राज, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वर्ग राज है। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। लेकिन सर, जैसे सरकार तो कह रही है कि सीएपीएफ को जवाब इसलिए तैनाती की गई कि वहां का कल चल रहा है, चुनावों के दौरान हिंसा, पॉलिटिकल हिंसा होती है। लेकिन कल मैं कपिल सिब्बल साहब को सुन रहा था तो हर 100 आदमियों पर एक जवान वहां पर तैनात है, जो जितनी बड़ी तैनाती की गई है 2400 प्लाटून की। तो और कई तरह के ऐसे नियम लगाए गए हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुने सर। पूरे चुनाव में मोटरसाइकिल पर नहीं जाएंगे, होटलों में कोई बाहर का आदमी, कोई टूरिस्ट या कुछ गया हुआ, उनको बाहर निकाल दिया गया। इवन की चुनाव के बीच में शराब की बिक्री भी नहीं होगी। हम देखते थे कि चुनाव के आगे और पीछे बंद किया जाता था, लेकिन पूरे टेन्योर में बंद कर देना, ये शराब
की कोई हिमायत नहीं है, लेकिन ये सरकार का राजस्व है ना सर, सरकार के राजस्व का फैसला भी चुनाव आयोग ले रहा है। देखिए, आप हिंसा रोकने के लिए अगर आप सुरक्षा व्यवस्था करना चाहे करिए, हम्म। लेकिन जो ये एक तरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है वो चुनाव, ऐसा लगता है जैसे तृणमूल कांग्रेस वहां लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार नहीं है। हम्म। वो 2011 में परसेप्शन तो यही। जबरदस्ती जबरदस्ती करके चुनाव जीत गई, 2016 में भी जबरदस्ती करके चुनाव जीत गई, 2019 में भी जबरदस्ती करके चुनाव जीती, 2021 में भी जीत गई, 2024 में भी चली गई। भाई ये क्या नैरेटिव है? हाँ। मतलब ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह क्या बोला है कि सनातन। हिंदू बचाओ, हिंदू रो हाँ। रहा है। हम्म। अगर टीएन सेशन होते तो शुभेंदु अधिकारी अगले 6 साल तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते थे। हम्म। और आप देखिए चुनाव आयोग का नजरिया क्या है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो नोटिस जारी कर दिया हम्म। कि उन्होंने आतंकवादी कहा, और जबकि उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी, माफी भी एक तरीके से मांग ली। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को क्या बोला था? अर्बन नक्सल, उनकी हम्म। जगह जंगल में होनी चाहिए। हम्म। क्या उनको किसी ने नोटिस दिया था तब? प्रधानमंत्री जी को है हिम्मत प्रधानमंत्री जी को नोटिस जारी करने की? हम्म। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या उनका उनका वोटिंग राइट सीज होगा? बाला साहब ठाकरे को 6 साल तक के लिए वोटिंग राइट्स ले लिया गया था। हाँ। तो वो खुलेआम कह रहे हैं हिंदू बचाओ, हिंदू रो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग शांत है। तो सवाल इसी बात को लेकर ये कि मैं मान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर वायलेंस होता है, मान लिया, चलिए। हम्म। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहते हैं, अगर आप हिंसा को रोकना चाहते हैं, पूरा देश आपके साथ होगा। हम्म। लेकिन जब आप ये नैरेटिव बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये कोई गलत काम नहीं करते हैं, सारी की सारी हिंसा वो तृणमूल कांग्रेस के लोग करते हैं और ममता बनर्जी के इनिशिएटिव पे करते हैं या उनके कहने पे करते हैं, ये एक तरफा जो जो कोशिश है, ये एक तरफा, तो तब मुझे एक षड्यंत्र की बू आती है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। सर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जो खुद महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने पंचायत में भी रिजर्वेशन दिया, और उनकी पार्टी तो बिना महिला आरक्षण के सबसे ज्यादा सांसद देने वाली पार्टी है, प्रतिशत में अगर देखा जाए तो टिकट भी ज्यादा देती है, चुन के भी आती है उनकी महिला सांसद। तो ये जो डीलिमिटेशन बिल था जिसको महिला आरक्षण से जोड़ करके, क्या इसका कुछ असर दिखाई देगा बंगाल की महिलाओं का? देखिए, इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के महिला सशक्तिकरण हो, तो फिर आपको तो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। भाई, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण तो उनका मुख्यमंत्री होना है। हाँ। तो एक एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने हटाने के लिए आप कह रही हैं, उस महिला मुख्यमंत्री को जिनके समय में आज लोकसभा में उनके यहां से करीब 40% महिलाएं हैं हाँ। और एक से एक तेज तर्रार महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट तो ममता बनर्जी के समय में हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे और जब हम जीत जाएंगे तो आप पुरुष मुख्यमंत्री ला के रख देंगे? हम्म। ये कौन सा तर्क है? तो इसका कोई असर होने वाला वहां पे नहीं है, हाँ। क्योंकि लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। और जो फैसला लोग करेंगे, अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ तो, अगर किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं की गई तो 15 साल जो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसके आधार पे होगा। अगर लोगों को लगेगा उन्होंने 15 साल में डिलीवर किया है, और अगर उनको लगेगा कि अगले 5 साल भी ममता बनर्जी डिलीवर कर सकती है, तभी उसका फैसला होगा। सिर्फ इस तरीके के का जो ढोंग करने से या घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ भी होने वाला नहीं है वहां पे। और ममता बनर्जी ने बहुत चालाकी के साथ इस पूरे मामले को बंगाल की अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। वो जय बंगला का नारा लेके वो चल पड़ी हैं। तो अगर ये एसआईआर का मसला नहीं होता, अगर इतने इतने बड़े पैमाने पर अगर ट्रांसफर नहीं होता, अगर लगातार ममता बनर्जी को घेरे में नहीं रखा गया होता, एक सामान्य सा चुनाव होता, तब मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी तगड़ी टक्कर उनको देती। लेकिन आज की तारीख मुझे लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई है, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसकी आड़ में जिस तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है, उससे ममता को फायदा ही होगा। अब मैं फिर अभी इस बात को पर कायम हूं, अगर वहां पे किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो ममता बनर्जी को आज की तारीख में एज है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। गड़बड़ियां तो सर वैसे बहुत हो चुकी हैं। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे कि वैसे तो इस देश में, इस देश में क्या दुनिया में हर व्यक्ति को खाने पीने पहनने ओढ़ने सबकी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अनुराग ठाकुर जो सनातन के बड़े
विचारक हैं, वो मंगलवार को वहां मछली खाते हुए दिखे, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा भाजपा को वहां पर? सद्बुद्धि आई कम से कम उनको, मैं तो हम्म। यही कहूंगा। हम्म। मैं अनुराग ठाकुर को को लेकर मेरे मन में किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं। मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता, जो आदमी खुलेआम कहे गोली मारो डैश डैश डैश, हम्म। वो कैबिनेट मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, उनको भारतीय लोकतंत्र के अंदर बहुत जो कुछ है वो ठीक नहीं है। मतलब हम्म। आप खुलेआम लोगों को गोली मारने के लिए उकसा रहे हो, और आप कैबिनेट में बने हो, आपका प्रमोशन हो जाए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि दरअसल कुछ बहुत बुनियादी तौर पर गड़बड़ है। और इसलिए मछली खाइए, चाहे जो मन में आए सो करिए, उससे बंगाल के लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। चाहे झालमुड़ी जाके खा लीजिए तो भी उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। लोगों को असर इस बात से पड़ेगा कि आप बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या वाकई में आप बंगाल की के प्रति एक शुभेच्छा रखते हैं। अगर लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बंगाल के लोगों के प्रति शुभेच्छा रखती है, उनके हित के बारे में बात करती है, और उनके आने से बंगाल के अंदर चीजें अच्छी होंगी, तो जरूर बीजेपी को वोट देंगे। और अगर उनको नहीं लगेगा तो फिर तृणमूल कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे। लेकिन इस तरीके की गिमिक्री करने से हम्म। वो आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता नहीं, हूँ। बिल्कुल बिहार बिल्कुल। के अंदर तो आप बिहार हाँ, के अंदर तो आप क्या कह रहे थे मछली खाने पे? ये कह रहे थे सनातन नहीं है। तेजस्वी तेजस्वी यादव ने खाया था, तो मीडिया ने भी बड़ा मुद्दा बनाया था, और बीजेपी ने तो हाँ, बनाया ही था। और मंगलवार के दिन आप मछली खा रहे हैं, हाँ। तो आप सनातनी हो गए। हम्म। मतलब ये क्या बेवकूफी की बात है। लोग इन सब चीजों पे वोट वोट नहीं देते। हाँ। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।